नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। और हम आज बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट में लेक्चर नंबर 11 की। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे गॉस थ्योरम की। तो गॉस थ्योरम बहुत ही अपने आप में इलेक्ट्रोस्टैट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ध्यान देंगे, इसमें कहता है कि इट इज़ मोर बेसिक लॉ देन द कूलम्स लॉ। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट की शुरुआत में आप कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, तो उससे भी ज़्यादा बेसिक लॉ ये हो जाता है कौन? गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस लॉ भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। खैर, तो विच इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा कि गॉस थ्योरम का आप यूज किस काम के लिए करते हैं। तो इन जनरल इसका यूज जो होता है वो होता है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से होना चाहिए? तो ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी। किसी भी बॉडी पर अगर सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सराउंडिंग में, उसके कैलकुलेशन में आपको ये गॉस थ्योरम काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? सो ध्यान देंगे, कहता है कि इट स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, जितना भी लाइंस ऑफ फोर्सेस होगा, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी होगा वहां पर हम एक लाइंस ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट लेते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। तो ये उसी के बारे में है। कहता है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से भी जानते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली, या फिर किसी भी एरिया से आप पास करिए उसको आप फ्लक्स कह सकते हैं ना। तो पासिंग थ्रू एनी एरिया लेकिन परपेंडिकुलरली, ओके, उसी को आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो पीछे के वीडियो लेक्चर में बताया भी गया है फ्लक्स के बारे में आपको। तो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड एरिया, है ना। तो एरिया कैसा होना चाहिए? वो पूरी तरह से क्लोज्ड होना चाहिए। इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार फिर से देखिए, इट स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, जितना भी टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड एरिया, कोई भी एरिया हो, कैसा भी शेप का हो एरिया, डजेंट मैटर। सो क्लोज्ड एरिया इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस या क्लोज्ड एरिया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, जैसे देखिए हमने एक सरफेस बनाया, इस सरफेस को क्या कहते हैं? इस सरफेस का हम लोग नाम देंगे गॉसियन सरफेस। ओके, गॉसियन सरफेस इसका नाम हो जाएगा ये वाला। ये जो सरफेस आप देख रहे हो इस तरह से, ये हो गया एक गॉसियन सरफेस। इसके अंदर देखिए चार्ज जैसे हमने रखा है प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, इस तरह से कुछ चार्जेस आपके पास हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में एसोसिएटेड होगा। तो कहता है आप एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करो, एक क्लोज सरफेस इमेजिन करो, चारों तरफ से बंद होना चाहिए। तो जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, मतलब जितने भी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस इस सरफेस के थ्रू पास करेंगे, उनके बारे में बताया जा रहा है कि दैट विल बी इक्वल टू कि कितना चार्ज इसके अंदर आपने इनक्लोज किया हुआ है, क्यू इनक्लोज, डिवाइड कर देना है उसको आपको एप्सिलॉन नॉट से। चूंकि एयर मीडियम है या वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट से आपको डिवाइड करना है। तो यही कहा कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी एरिया, दैट एरिया मस्ट बी क्लोज्ड। और एरिया किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पज से हम क्या करते हैं? सिमेट्रिकली एरिया ही चुनते हैं, जिससे हमारा आसानी से फील्ड कैलकुलेशन हो जाता है। तो फाई इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। हेंस इन जनरल आप देखो फाई को आपने पहले पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं ई डॉट डी ए के रूप में। तो ये वाला साइन जो हो जाता है क्लोज इंटीग्रल का साइन होता है। ये इंटीग्रेशन ऐसे हो गया और ऐसे गोल लगा दिया तो मतलब क्लोज्ड। ओके, तो क्लोज्ड एरिया के लिए कैलकुलेशन होगा ई डॉट डी ए इज इक्वल टू यही क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, और इसको आप डिटेल में लिखिएगा तो क्या होगा? ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। हमने यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, चार्जेस Q1 Q2 और माइनस Q3 इस तरह से इंक्लोज्ड हुए। बहुत सारे लाइंस ऑफ फोर्स इससे निकलेंगे, इसमें जाएंगे, इससे भी निकले, इसमें जाएंगे, है ना। बहुत सारी लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से ऐसे आएगी, ऐसे जा रही है, आप देख सकते हैं। तो आप कोई भी एक क्लोज एरिया लीजिए जिसको हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। तो अब इससे नेट, क्योंकि देखिए अगर कोई बाहर जा रहा है फिर उतना ही अंदर आ रहा है तो फिर बराबर जीरो हो जाएगा ना। लेकिन इसमें अब नेट क्या बचेगा, उस नेट के कैलकुलेशन के लिए आपको ये गॉस थ्योरम हेल्प करता है, नेट लाइंस ऑफ फोर्स के कैलकुलेशन के लिए। तो Q इनक्लोज्ड हो जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, क्योंकि प्लस प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो और जो ये नेट लाइंस ऑफ फोर्स जो एसोसिएटेड होगा इस सरफेस के साथ, वो क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, यही हो गया Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके,
तो इसी फाई को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू क्लोज बाय एप्सिलॉन। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है जो बताता है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में, और वो किसी क्लोज एरिया के साथ कितना लाइंस ऑफ फोर्स एसोसिएटेड होगा, तो ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना चार्ज, नेट चार्ज कितना इनक्लोज्ड है। ओके, तो जैसे हमने यहाँ दिखाया प्लस Q1 प्लस Q2 और माइनस Q3, तो नेट चार्ज क्या बनेगा, प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, वो इसका नेट चार्ज हो जाएगा। और उसको डिवाइड कर देना है आपको किससे, एप्सिलॉन नॉट से, तो उतना ही लाइंस ऑफ फोर्स एसोसिएटेड हो जाएंगे इस वाले एरिया के साथ। ओके, अब ये जो थ्योरम हो गया इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कैसे हो सकता है ना, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो बेसिकली आपको 12th के सिलेबस में इसी गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस को पढ़ना होता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए उसको देखते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में पहला वाला ये है आपका पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल। इसी को कुछ लोग मतलब यहाँ पे प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम भी बोल सकते हैं, बट वो उतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप सीधा सीधा ये समझिए कि गॉस थ्योरम की मदद से आप पॉइंट चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसी आर डिस्टेंस पर, तो उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपको याद है। अब देखिए होता क्या है ना कि जैसे कि ये चार्ज है और आप इससे आर डिस्टेंस पे सिमेट्रिकली, आर डिस्टेंस चारों तरफ, आप जानते हैं कि अगर इससे आर डिस्टेंस पे लोगे तो हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक जैसा आएगा। मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो आपको गॉसियन सरफेस लेना है वो सिमेट्रिकल लेना है। तो आपने ये सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लिया, तो इस सरफेस के किसी भी पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो एक जैसी होगी, मतलब कांस्टेंट होगी। तो मैग्नीट्यूड वाइज वो कांस्टेंट हो गया, तो उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों के बीच का जो एंगल आप देखोगे, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसका जैसा लाइन्स ऑफ फोर्स जिधर जा रहा है आप उधर ही फिलहाल मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, चूँकि ये तो पॉइंट चार्ज है ना, तो ये तो सीधा जाएगा, तो सीधा हो गया यहाँ पे। और जो एरिया वेक्टर होगा ना वो भी नॉर्मली होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मल डायरेक्शन में हो गया और जो एरिया वेक्टर है वो भी नॉर्मल डायरेक्शन में हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो वो 0 हो जाएगा, तो cos 0 इज 1, इसलिए हमने वो वेक्टर फॉर्म यहाँ हटा दिया है और स्केलर फॉर्म से यहाँ मैग्नीट्यूड वाइज लिख सकते हो आप। तो ये बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ ds हो गया, और उसके बाद फिर q इनक्लोज का आ गया q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पर क्या हो गया ना कि ये आपका ये जो ये एरिया आएगा क्लोज इंटीग्रल, तो यही जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया आपको लिखना है। वो कितना आ गया 4πr², और उसके बाद इक्वल टू इसके अंदर का जितना चार्ज था तो क्या था, q ही था, तो वो q रख दिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन अकॉर्डिंग टू थ्योरम। अब आपको ये 4πr² q हो गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हो आप, तो ये हो गया ऐसा। और इसी को रिवर्स में करोगे तो आप कह सकते हो कि हाँ वो गॉस थ्योरम का प्रूफ हो जाता है। खैर, रिवर्स में करने का मतलब जैसे कि पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर अगर फील्ड पूछें तो आप पहले से जानते हो 1/4πr² q बाय r², मैंने इस फार्मूले को अप्लाई करोगे तो वो गॉस थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे ही चलिए, तो उसका उतना यूज़ नहीं है, तो ऐसे ही बोल दिया। अब ये जो दूसरा एप्लीकेशन है जरा इसको ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें दो केस चलेंगे, तो देखिए ध्यान से। फॉर स्फेरिकल चार्ज बॉडी, मतलब कोई चार्ज बॉडी है ना, तो उसमें अगर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है वो स्फेरिकल है, तो यहाँ पर दो केस आते हैं कि वो कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर हो सकता है। अब अगर कंडक्टिंग होगा ना तो आपका ये हॉलो वाला भी हो सकता है और अंदर सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड हो लेकिन कंडक्टिंग हो, और बाकी हॉलो है और कंडक्टिंग है। तो हॉलो सॉलिड दोनों तरह के स्फीयर यहाँ पे काउंट हो जाएंगे, क्योंकि कंडक्टिंग होने से क्या होगा कि सारा का सारा चार्ज जो होगा ना वो सरफेस पर आ जाएगा। ओके, सारा का सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सरफेस पर, इस तरह से। तो मान के चलिए कि ये क्यू चार्ज आपका इस पूरे स्फीयर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फीयर के सरफेस पर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अभी देखो आपको करना क्या होगा यहाँ पे कि आपको इनसाइड और फिर सरफेस और फिर आउटसाइड, ओके, इन सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, जिसमें आपको ये गॉस थ्योरम हेल्प करने वाला है। क्लियर, मतलब आप देखिए ये इनसाइड का पॉइंट, मतलब सेंटर से दूरी हो जाएगी r इन, सेंटर से सरफेस हो जाएगा कैपिटल R जो रेडियस ऑफ दिस स्फीयर कहलाएगा, और सेंटर से ये बाहर वाला पॉइंट, ओके, इस पॉइंट पर E आउटसाइड, ये निकालना है आपको। सरफेस पर जो उसको ई सरफेस या ES बोल रहे हैं शॉर्ट में, और ये वाली दूरी R हो गई, तो ये वाली दूरी यहाँ पर आउटसाइड वाली R आउट हो गई। ठीक है, तो ये सबको निकालने में आपको गॉस थ्योरम किस प्रकार से हेल्प करता है, आइए देखते हैं उसको। तो देखिए इनसाइड पॉइंट के लिए अगर हम काम करेंगे तो यहाँ पर आपको एक गॉसियन सरफेस लेना है,
तो यहाँ से आपने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक है। इस सरफेस को गॉसियन सरफेस हो गया। तो यहाँ लिखते हैं फॉर ई इनसाइड, तो क्लोज इंटीग्रल लगाइए, ई इनसाइड हो गया, जो भी सरफेस एरिया, डीएस बोल सकते हैं, डीए बोल सकते हैं, कुछ भी चलेगा। और फिर वही बात, इन दोनों के बीच का एंगल, मतलब ई इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच का एंगल जो होगा वो हमेशा 0 होगा। सो cos 0 1 हो जाता है। तो हम मैग्नीट्यूड वाइज ही काम करते हैं। अब इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है आप देख सकते हैं। तो चूंकि स्फीयर जो है वो कंडक्टिंग है, तो कोई भी चार्ज अंदर में रहेगा नहीं, सारा का सारा चार्ज बाहर आ जाएगा, इसलिए अंदर में कोई चार्ज बचेगा ही नहीं। तो पहले मैं एक बार लिख लूँ क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम यही लिख सकते हैं कि हियर क्यू इनक्लोज इज 0। तो इसका मतलब, और ये जो भी रहेगा बराबर रहेगा, तो ई इनसाइड बाहर आ गया, एरिया का क्लोज इंटीग्रल, और यहाँ पर 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0 हो जाता है। तो ये इनसाइड, यहाँ पर आप चाहे तो 4 पाई इनका स्क्वायर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट उससे कोई फायदा तो है नहीं, 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो आप कह सकते हैं कि इस केस में जो इनसाइड वाला होगा, इनसाइड मतलब स्फीयर के अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आ जाए तो क्या होगा, जवाब 0 हो जाएगा। ओके, अंदर में कहीं भी नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 0 हो गया। सरफेस की बात करेंगे अगर, तो सरफेस के लिए देख लीजिए फॉर ई एस, तो ई एस को क्लोज करता हुआ एक सरफेस ले लेना है जिसमें चार्ज भी इनक्लोज आ गया आपका सारा का सारा क्यू। तो फिर वही थ्योरम, ई सरफेस तक का, उसके बाद डी एस क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ई एस बाहर कीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्यू इनक्लोज में आ जाएगा आपका क्यू, चूंकि सरफेस पर है ना चार्ज, तो सारा इनक्लोज लेंगे, और एप्सिलॉन नॉट। तो ई एस इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू बाय आर स्क्वायर। तो बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज की तरह हो गया कि अगर कोई पॉइंट चार्ज आप इमेजिन करो कि सेंटर पर रहता, तो उसकी वजह से आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता वो आपका इस तरह से दिया जाता है। तो इस केस में भी अगर कोई चार्ज स्फीयर है जिसके सारे चार्जेस उसके सरफेस पर हैं, तो उसके लिए जो उसके सरफेस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और आउटसाइड के लिए तो बिल्कुल सिमिलर है उसी तरह से फॉर ई आउटसाइड, तो उसके लिए भी आपका यही थ्योरम चला, ई डॉट डी एस वेक्टर छोड़ दीजिए, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई आउटसाइड, ओके, ई आउट इनटू क्लोज इंटीग्रल, और उसके अंदर का सारा चार्ज तो क्यू ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब ये वाला आपका गॉसियन सरफेस तैयार हो जाएगा, ये वाला सबसे बाहर का, तो इसके अंदर सारा चार्ज तो क्या है, क्यू ही है ना, तो वो क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई आउटसाइड हो गया, और ये वाला हो गया 4 पाई आर आउट का होल स्क्वायर एंड देन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई आउट हो गया कितना, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर आउट का स्क्वायर। तो ये चीज आ गया, तो बाहर में इस तरह से, तो ये चीजें हो गई। तो इनसाइड में हो गया 0, सरफेस पर हो गया क्यू बाय आर स्क्वायर, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर के हिसाब से, और आउटसाइड हो गया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर आउट, जितना ज्यादा ले जाएंगे वो वाला आर आपको देना है यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह लगभग वो पॉइंट चार्ज की तरह ही हो गया सरफेस और बाहर के लिए। बाकी इनसाइड अगर पूछता है, तो इनसाइड में चूंकि कोई चार्ज नहीं था, तो गॉस थ्योरम कहता है कि फिर वहाँ कोई फील्ड भी नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक बात है। और अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा ग्राफ दिखाया जाता है कि इसी बात को आप ग्राफ पे दिखाएं। तो जैसे ये हो गया सेंट्रल पॉइंट के लिए वो पोजीशन, और आपका इधर हो गया आपका आर, आप जा रहे हैं, आप दूरी बढ़ रही है यहाँ से आर, इस तरह से बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये आपका रेडियस के बराबर हो जाएगा कैपिटल आर। तो अंदर में ई, तो अंदर में जहाँ तक भी जाएंगे आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको वैल्यू जस्ट मिलनी स्टार्ट होगी कहाँ से, रेडियस पर से। तो इसका ग्राफ जो है यहाँ से ऐसे करके, ई सरफेस वाला जो कितना था 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, और बाहर क्या हो गया, इस वाले फॉर्मूले से चलेगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो ई आउट है ना, प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर आउट का स्क्वायर। तो एक डिक्रीजिंग कर्व आएगा, याद रहे ये कोई पैराबोला नहीं होगा, ये जस्ट एक डिक्रीजिंग कर्व होगा, स्क्वायर के हिसाब से डिक्रीजिंग कर्व, ये इस तरह से इन्फिनिटी पे जा करके वो 0 पकड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ई आउटसाइड वाज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर आउट का स्क्वायर। तो इधर हो गया आर आउट
which is greater than capital R, this is R in which is less than capital R. E inside की वैल्यू 0. ओके, तो इस तरह से इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो आप समझ सकते हैं, काफ़ी इजी वे में दिया हुआ है. चलिए, तो ये हो गया. तो ये तो था आपका केस 1. अब हम लोग केस 2 की बात करेंगे. केस 2 में क्या हो जाएगा कि जो स्फेयर होना चाहिए वो सॉलिड होना चाहिए, ठीक है, और नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए. सो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर, उसके केस में इनसाइड में क्या होगा, सरफेस पर क्या होगा और फिर सरफेस के बाहर क्या होगा, तो उस पर बात करते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो तो सरफेस के लिए और सरफेस के बाहर के लिए अगर टोटल चार्ज इंक्लूड सोचोगे तो फिर वही आएगा जो यहाँ पे आया. मतलब ये दोनों रिजल्ट आपको ई सरफेस वाला, ई आउटसाइड वाला, वो सेकेंड केस के लिए भी वैलिड रहेगा. मतलब स्फेयर अगर नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, ओके, अंदर बाहर सब जगह चार्ज मौजूद है, तो सरफेस के लिए और बाहर वाले पोजीशन के लिए आपको यही दोनों फॉर्मूले चलेंगे. मतलब यहाँ से इधर ग्राफ सेम होगा, बस अंदर में चेंज हो जाएगा, इनसाइड में आपका चेंज हो जाएगा. क्योंकि इनसाइड में उस वक्त कुछ चार्ज बचेगा तो उसके हिसाब से फिर इनसाइड वाली कुछ ना कुछ वैल्यू होगी. इनसाइड में हर जगह 0 नहीं होगा. ओके, तो सिर्फ सेंटर पर 0 आएगा, क्योंकि आप सेंटर के हिसाब से लीजिएगा तो सेंटर पर छोटा सा सर्किल जिसमें कोई चार्ज तो आएगा नहीं, छोटा सा स्फीयर जिसमें कोई चार्ज आएगा नहीं. जैसे ही थोड़ा सा भी बड़ा लेंगे तो चार्ज आना शुरू हो जाएगा, तो फील्ड भी बनना शुरू हो जाएगा. तो वो वाला देखते हैं उस पार्ट को. हाँ जी, तो केस 2 में जैसा मैंने बताया कि फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, जो स्फीयर है आपका नॉन कंडक्टिंग है और इस वजह से क्या होगा कि चार्ज जो भी आप देंगे इनसाइड में तो वो अंदर का चार्ज अंदर ही रह जाएगा. तो वो पूरा हमको चूंकि यूनिफॉर्म देना है तो जहाँ जहाँ मास है वहाँ वहाँ चार्ज हो जाएगा. तो मास जैसे हर जगह है उसी तरह से चार्ज भी आपका अंदर बाहर सब जगह फैल जाएगा. बाहर कहने का मतलब यहाँ पे सरफेस तक. ओके, सरफेस पर भी मौजूद होंगे और अंदर में भी मौजूद होंगे. तो मान लीजिए कि क्यू चार्ज हमारा अंदर बाहर मौजूद है, हर जगह यूनिफॉर्मली मौजूद है. ओके, मतलब कि जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें और वो जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होगी दैट विल बी यूनिफॉर्म, दैट इज कांस्टेंट. तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चार्ज दिखा सकते हैं. तो मान के चलिए कि क्यू चार्ज जो है वो इस तरह से है और ये हो गया इसका सेंटर. और यहाँ पे उसी तरह से एक इनसाइड का पॉइंट होगा, ये इनसाइड निकालना होगा, सरफेस का पॉइंट होगा, ये एस निकालना होगा, और आउटसाइड का पॉइंट होगा तो ये आउट होगा. तो जैसा मैंने आपको कहा कि टोटल चार्ज अगर क्यू हो तो जो सरफेस तक को अगर हम इंक्लूड कर ले तो टोटल चार्ज क्यू ही हो जाएगा. और वो जो भी हमने पीछे कैलकुलेशन किया था वो वाला केस यहाँ भी वैलिड होगा. और यहाँ से भी गॉसियन सरफेस लोगे पूरा का पूरा तो उसके अंदर भी टोटल चार्ज क्यू सारा का सारा काउंट हो जाएगा. सो जो प्रीवियस रिजल्ट है वो वैलिड रहेगा. लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है कहाँ, ई इन के लिए. तो नाउ फॉर ई इनसाइड, इनसाइड के लिए तो हमारा चलिए गॉसियन सरफेस यहाँ पे लेंगे हम लोग. सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए जिससे क्या होगा कि सरफेस के किसी भी पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दैट रिमेन्स कांस्टेंट सेम, जिससे क्या होगा वो इंटीग्रेशन में बाहर आ जाएगा आराम से, तो हमें कैलकुलेशन हो जाएगा इजीली. तो ये ऐसा हो गया. और ये दूरी को हम लोग आर इनसाइड आर इन कर देते हैं. तो यहाँ पर आप देखिए कि गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं फ्रॉम गॉस थ्योरम. तो इंटीग्रेशन ई डी एस और क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो ई इनसाइड का है तो इनसाइड तो बाहर आ गया, बाकी जो 4 पाई आर इनसाइड स्क्वायर ये वाला उसका एरिया हो जाएगा गॉसियन सरफेस का. क्यू इनक्लोज्ड की बारी आते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करने की. तो देखो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे. तो क्यू इनक्लोज्ड, तो आपने कहा कि ये क्यू इनक्लोज्ड, तो आपने कहा कि सारा का सारा चार्ज क्यू है. तो ये टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू में डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, आर रेडियस हो गया इसका. और अब जितना वॉल्यूम आपको अंदर में है उतना के लिए निकालना है तो 4/3 पाई आर इन साइड का क्यू. तो 4/3 पाई को कैंसिल कीजिए, क्या बचा ये क्यू बाई आर क्यू इंटू आर इन साइड का क्यू. ये इन साइड का चार्ज आपका होगा. मतलब ये कौन सी चार्ज की बात हो रही है, जो इसके अंदर मौजूद होगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज, ये इतना चार्ज. ठीक है, तो वही यहाँ पर क्यू इनक्लोज्ड वाला काउंट हो जाएगा. तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू बाई आर क्यू इंटू आर इन का क्यू और 1/.
बस इसी को सॉल्व कर देना है, आपका जवाब आ जाएगा। तो आर इनसाइड इक्वल टू, ये 4 पाई को इधर ले जाए, देखिए आर इन का स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है, एक आर इन बचेगा, सो दैट रिजल्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यू नीचे और इनटू आर इन ऊपर। तो अगर आप गौर से देखिए तो ये वाली जो क्वांटिटी आ गई, ये एक तरह से कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई है ना, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, दीज आर कांस्टेंट। सो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि इन साइड में जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इन, मतलब कि आपको सेंटर के साथ जितना ज़्यादा डिस्टेंस आप बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। क्लियर है ये बात? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये स्ट्रेट लाइन के हिसाब से चलेगी। बाकी जैसा हमने कहा कि जो सरफेस पर है और जो आउटसाइड है वो प्रीवियस कैलकुलेशन के हिसाब से सेम सेम रहेगा। तो चलिए ग्राफ बता दें जरा। तो जैसा कि हमने कहा कि सरफेस पर तो फिर उतना ही जितना पहले था, ES कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, सिंपल। और बाहर भी एकदम उसी तरह जैसा पहले था, E आउट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर आउट का स्क्वायर, है ना। टोटल पॉइंट चार्ज की तरह सारा चार्ज सेंटर पे मानते हुए आप कर सकते हैं। बस अंतर आ गया अंदर में। अब अंदर में हर जगह जीरो नहीं है, अगर जीरो होगा भी तो कहाँ, सेंटर पर। आर इन की वैल्यू जीरो कीजिएगा तो सेंटर हो जाएगा, आर इन जीरो करोगे तो ई इन सेंटर जीरो आ जाएगा। मतलब ये हो गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। विथ कह सकते हो पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि आप देख सकते हैं स्लोप की वैल्यू है पॉजिटिव स्लोप, तो पॉजिटिव स्लोप के साथ आप इसको मिला सकते हैं। अगर कोई थीटा बोले, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अगर ये कोई थीटा बोले तो ये tan थीटा क्या आ जाएगा, स्लोप। कहाँ लिख दूँ इस थीटा को, m बराबर स्मॉल m बराबर स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो कभी अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहे तो ध्यान दे सकते हैं कि दिस इज द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। ओके, तो अगर आप इसको O कह लो, ये A कह लो, तो O है, ठीक है। स्लोप तो फॉर लाइन OA लाइन के लिए आपका वो स्लोप हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो ये वाला आपका जो डिक्रीजिंग कर्व था जिस तरह से वो रहेगा, है ना, इन्फिनिटी पर जीरो होगा, तो जैसा पहले हो रहा था। तो ये था आपका स्फीयर का दूसरा केस। ओके, इसी तरह से और भी एप्लीकेशंस आपको आते हैं गॉस थ्योरम के, तो उनको आगे देखते हैं। ये वाला सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें फॉर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ओके, मतलब कोई लाइन चार्ज होगा और उसके लिए बात किया जा रहा है। मतलब इनफाइनाइट वायर आप मान सकते हैं इसको, इनफाइनाइट वायर है जिस पर चार्ज दिया हुआ है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है ना कि लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दी हुई होती है, क्योंकि टोटल चार्ज आपको यहाँ पर देना नहीं है। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दी हुई होती है, और मान लीजिए यहाँ पे लेमडा इज द गिवन लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अब इससे r डिस्टेंस पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं, r डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट पर, ये सब किसी भी पॉइंट पर, इधर हो है ना, चारों तरफ इस तरह से सिलेंड्रिकली, तो उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो उसके लिए आपको ये गॉस थ्योरम हेल्प करेगा। E.ds इक्वल टू क्यू इक्वल बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन ऑफ फोर्स आप जानते हैं, यहाँ भी जो बनेगा वो सीधा निकलेगा बाहर, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उधर ही हो जाएगा, और एरिया वेक्टर भी आपको उधर ही जाएगा। सो मतलब कि गॉस थ्योरम का आप जो एप्लीकेशन करते हो ना, तो मोस्ट ऑफ द सिमेट्रिकल केसेस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जीरो ही मिलता है। सो cos 0 इज 1, तो आप इसको मैग्नीट्यूड वाइज भी इस तरह से लिख सकते हो। सो E इंटू डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। E आपका देख सकते हैं यहाँ हर जगह सेम रहेगा, सो कांस्टेंट नेचर का होगा, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ds वो बचेगा। और फिर Q इनक्लोज, देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि इसको फाइंड करना। Q इनक्लोज यहाँ पे क्या होगा, तो आपका जो ये गॉसियन सरफेस हुआ, जो हमने ये वाला बनाया इस तरह से गॉसियन सरफेस, तो उसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज हो रहा है, तो उसके अंदर तो भाई ये वाला चार्ज इंक्लोज हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है ऐसे। तो मान के चलिए कि ये कुछ लेंथ का है, एल लेंथ का आप इसको रख सकते हैं, एक इमेजिनरी लेंथ आप एल मान लीजिए, और उसके बाद लेमडा इसका था ही, तो लेमडा इंटू एल हो जाएगा इसके अंदर का इंक्लोज चार्ज, लेमडा इंटू एल, सिंपल है। सो लेमडा इंटू एल कर दिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो घबराइएगा नहीं, ये एल अपने मन से माने तो वो यहाँ पर ds का कैलकुलेशन करोगे ना आप, उसमें वो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब एरिया वेक्टर है, तो यही गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे एक सिलेंडर बन रहा है आपका, उसके लिए तो 2 पाई r इंटू एल, क्योंकि ये l माने ये भी l ही तो होगा, तो 2 पाई r इंटू एल। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो l था ना कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, तो E बराबर हो गया लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है आपके लिए, थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, इससे कई सारे न्यूमेरिकल्स कई बार मेडिकल एग्जाम्स में भी पूछे गए हुए हैं। सो देख सकते हैं कि कोई भी लाइन चार्ज है, उससे कहीं भी छोटी सी r डिस्टेंस पर अगर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर होगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, जहाँ लेमडा होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी ओके ऑफ द गिवन लाइन चार्ज। क्लियर है? तो चलिए, तो ये 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पर हो गए, और इसी तरह से और भी एप्लीकेशंस आपको आते हैं यहाँ पे गॉस थ्योरम का, उनको देखते हैं। तो नेक्स्ट ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ प्लानर यूनिफॉर्मली चार्ज सीट, है ना, कोई भी एक प्लानर सीट होगा और उस पर हम लोग चार्ज की बात करते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज होगा। तो यहाँ पर भी 2 केस अराइज हो जाते हैं। आपका केस 1 हो जाएगा, एक कंडक्टिंग सीट हो सकता है, दूसरा नॉन कंडक्टिंग। तो केस 1 में हम लेके चलते हैं कंडक्टिंग सीट। तो कंडक्टिंग सीट में क्या होगा कि चार्ज जो होगा इस केस में दोनों सरफेस पर, आगे भी रहेगा पीछे भी रहेगा, है ना। तो कोई भी आपका सरफेस है, जैसे मान लो कि ये प्लानर सरफेस है एक तरह का, और आपने क्या किया, इस पर चार्ज दे रखा, तो कंडक्टिंग होने की वजह से चार्ज इस सरफेस पर भी रहेगा और इधर वाले सरफेस पर भी रहेगा, दोनों सरफेस पर चार्ज आपका आ जाएगा। इसलिए हम इस बात को लिखेंगे, इन दिस केस द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ साइड्स। अब जब दोनों तरफ चार्ज चला गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होगा वो दोनों की वजह से बनेगा, तो उसी संबंध में यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होता है वो गॉसियन सरफेस को दिखाना होता है। तो देखिए, हम लोग तो यहाँ पर एक ही तरफ फिलहाल चार्ज दिखा सकते हैं, लेकिन असल में चार्ज दोनों तरफ होगा। और जब किसी प्लानर सीट की बात करते हैं और इसमें हम बात करते हैं चार्ज की, तो यहाँ पर बात आएगी चार्ज डेंसिटी की, सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो यहाँ पर सिग्मा हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, जो दोनों ओर मौजूद होगा। अब यहाँ पे हम बनाएंगे गॉसियन सरफेस किस तरह का। तो इस प्लानर सीट से कुछ दूरी पर हमको निकालना है, तो हम लोग करते क्या है, इस तरह से एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर हमको निकालना है, इस सरफेस पर हमको कहीं भी निकालना है फील्ड की वैल्यू यहाँ पे। तो गॉसियन सरफेस, तो यहाँ पर जो चार्ज इस साइड आया, सामने की तरफ आया, उसकी वजह से भी होगा, और जो पीछे की तरफ गया हुआ है चार्जेस, उसकी वजह से भी यहाँ पर होगा। और ये सरफेस भी आपका दोनों साइड में काउंट हो जाएगा, टोटल सरफेस कुछ इस तरह से ऐसे करके काउंट करते हैं, है ना। तो आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी, मतलब ये कहने का हुआ कि जैसे इस पर चार्ज था और हमको इससे कुछ दूरी पर निकालना है यहाँ पर फील्ड, तो इसको क्लोज करता हुआ, यहाँ पर क्लोज करता हुआ एक सिलेंडर बनाएंगे, इधर भी और वो इधर भी, क्योंकि इधर भी चार्ज था ना। तो गॉसियन सरफेस जो होना चाहिए वो पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए, तो और सिमेट्रिकल भी होना चाहिए। तो फिर ये इस तरह से इधर का सिलेंडर आधा हो जाएगा और इधर भी उतनी ही दूरी आधा लेकर के चलना है। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अब जो भी आएगा उसको हमको निकालना है। तो मान के चलिए कि ये जो भी एरिया हमने यहाँ पे इंक्लोज किया हुआ है वो ए एरिया है। ओके, टोटल एरिया ही मतलब वहाँ का हो गया, ये यहाँ का सरफेस एरिया, ये वाला प्लेन वाला, उसको आपने ए कहा। तो इसमें आप गॉस थ्योरम लिखिए, वी हैव क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds लिख सकते हैं, डॉट क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन। ठीक है, सिंपल है। E तो जो भी रहेगा यहाँ पर और जो भी रहेगा यहाँ पर, आप समझ सकते हैं, दोनों साइड सेम सेम होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड में आएगा, तो E हो गया। अब इनटू एरिया की बात करते हैं हम लोग। तो अभी क्या करना है हम लोग को कि यही सरफेस एरिया, आप सिर्फ इसको काउंट कर लो, ये वाला और ये वाला, ठीक है, सरफेस एरिया इस तरह से।
कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो यहाँ पर एक जैसी एक समान यहाँ पे होगी, यहाँ पर एक समान नहीं होगी। अगर आप इनको भी सोचिएगा कि सिलेंडर का सरफेस एरिया ले लेते हैं पूरा का पूरा, तो यहाँ पर ये तो नजदीक आ रहे हैं ना, तो इन पर तो डिफरेंट हो जाएगा, तो इसको नहीं लेना है आपको, ये वाला लेना है। ओके, तो E इंटू क्या होगा एरिया, तो एक एरिया ए आपका यहाँ पर बनेगा, जो जितना एरिया ए था वही ये भी बनेगा और वही ये भी बनेगा, तो E इंटू 2A चला जाएगा। क्लियर, इक्वल टू Q इनक्लोज्ड, अब इसके अंदर Q इंटू ए हो गया। ओके, सरफेस एरिया हो गया। अब आपका यहाँ पर Q इनक्लोज में बात करेंगे हम लोग, तो कितना आ गया ये सिग्मा, चूंकि दोनों तरफ है तो सिग्मा इंटू ए ये इस तरफ का आ गया और सिग्मा इंटू ए उधर भी आएगा, तो प्लस सिग्मा इंटू ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब आप देखो यहाँ पर क्या आ गया, E इंटू 2A इक्वल टू 2 टाइम्स सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ए कैंसिल आउट हो गया, 2 भी हटा दीजिए, तो जो E बन गया कितना बन गया, सिंपल है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये याद रखेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्लानर सीट है हमारे पास, वहां से कुछ दूरी पर ये डिस्टेंस आप देख सकते हैं इस डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, तो इन जनरल ये डिस्टेंस थोड़ा छोटा ही रखना है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेके जाना है। तो छोटी दूरी के लिए आपका ये डिस्टेंस से फील्ड की जो वैल्यू होती है वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होती है, और वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लानर सीट। तो प्लानर सीट का जो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा उसमें आपको एप्सिलॉन नॉट से भाग दे देना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। कब, जब आपका सीट कैसा हो, कंडक्टिंग हो। क्लियर है, केस 1 का कंडक्टिंग सीट का। क्लियर। अब ऐसे ही नॉन कंडक्टिंग अगर होगा तो हमारा चला जाएगा केस 2, तो हम लोग यहीं पर थोड़ा चेंज करते हैं नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए। अब इस केस में क्या होगा कि चार्ज चूंकि नॉन कंडक्टिंग है ना, तो आप किसी एक ही सरफेस पर दे सकते हैं, तो आपने जिस भी सरफेस पर दिया वो उसी सरफेस पर आ जाएगा, दूसरे सरफेस पे नहीं जाएगा। तो इन दिस केस द चार्ज विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ साइड्स, है ना, बट रिमेन्स इन वन साइड ओनली, सिर्फ एक ही साइड में आपका ये रहेगा। ये क्लियर हो गया। तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, सो आप देखिए ये डिजाइन आपका सेम रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अंतर कहाँ आएगा, क्यू इनक्लोज में अंतर आ जाएगा, क्योंकि अब जो होगा कि इसके अंदर जो क्यू इनक्लोज की बात आएगी, चार्ज तो एक ही साइड रहा, तो एक ही सिग्मा ए काउंट होगा, तो एक प्लस सिग्मा ए देने की जरूरत नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। तो E इंटू 2A तो होगा अभी भी, क्योंकि यहाँ भी फील्ड होगा, यहाँ भी फील्ड होगा, है ना। देखिएगा, ये ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लो कि मैं कहूँ कि ये नॉन कंडक्टिंग है और मैंने इधर चार्ज दे दिया, तो और मैं यहाँ पे फील्ड निकालना चाह रहा हूँ, ये तो ठीक है, आप चाहे तो इसकी वजह से जो चार्ज इस तरफ है ना, तो दूसरी तरफ भी फील्ड होगा, ये मत सोचिएगा कि दूसरी तरफ नहीं होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर चार्ज है तो इसकी वजह से इधर भी फील्ड होगा और दूसरी तरफ भी फील्ड होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए ये वाला एरिया भी यहाँ पे काउंट होगा, इसीलिए E इंटू 2A रह जाएगा, और फिर सिग्मा ए हो जाएगा आपका एक ही बार, चूंकि एक ही तरफ चार्ज है, सो सिग्मा इंटू ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका ये 2A हो गया, यहाँ पर का ये 2 हट गया, तो ये 2 कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, ये 2 यहाँ पे रहेगा। सो फाइनल आंसर हम लोग करते हैं, ए कट जाएगा और यहाँ पर बस 2 आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा कि अगर आपका नॉन कंडक्टिंग है, मतलब इंसुलेटिंग है, तो फिर आपका जो फील्ड आएगा ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो E जो आपको आया कंडक्टिंग केस में, यहाँ पर आप थोड़ा सा याद रखेंगे इस बात को, E जो आया कंडक्टिंग केस में और जो नॉन कंडक्टिंग केस में आया, या इंसुलेटिंग बोलते हैं उसको शॉर्ट में, आप देख सकते हो कि इंसुलेटिंग वाला कंडक्टिंग का ठीक आधा आया, मतलब कंडक्टिंग वाला इंसुलेटिंग का ठीक डबल था, कंडक्टिंग वाला इंसुलेटिंग का ठीक डबल था, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, तो बिल्कुल एकदम अच्छे से याद रखिएगा। अगर कंडक्टिंग सीट है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर नॉन कंडक्टिंग सीट है मतलब चार्ज एक ही तरफ है किसी भी वजह से, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, उसका ठीक आधा हो जाएगा। तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थे गॉस थ्योरम के, जो रेगुलर आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, कि ये सब थोड़ा साबित करके बताना होता है। और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस वगैरह, ऑब्जेक्टिव्स, और आपके कंपटीशन के लिए वो सब तो खैर रहता ही है। तो चलिए उस सब के साथ हम आगे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, इतने अच्छे से कंप्लीट कर ले इस सबको, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।